हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के एक शॉर्ट नोट्स सीरीज़ के बारे में। तो हम एक चला रहे हैं शॉर्ट नोट्स सीरीज़, जिसके अंदर हम रेगुलर बात कर रहे हैं फिजिक्स के जो अलग अलग टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। हम जो स्पेशली जिन एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, NPCIL, बारक, RORM या टेक्निकल या 12th PCM बेस पे जितने भी डिफेंस या सिविल सर्विस के अंदर जो टेक्निकल जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सिलेबस होता है, उसके जो एग्जाम है उन सभी की हम बात करते हैं। और हम उसमें टॉपिक्स के अंदर शॉर्ट नोट्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स है उनके बारे में बात करते हैं, जिन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं या वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स के हर एक टॉपिक के हम इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताते रहें, और हम इसी प्रकार सीरीज को और से और बेटर से बेस्ट की तरफ लेते जाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध और विद्युत धारा के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा के अंदर सबसे जो पहला नियम आता है, इससे ऊपर वाला वीडियो हम विद्युत क्षेत्र के अंदर बात कर चुके हैं नोट्स के बारे में। अभी आज हम प्रतिरोध धारा की बात करते हैं। प्रतिरोध धारा के अंदर सबसे पहला नियम आता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोलता है कि जो प्रतिरोध की जो विद्युत विभव है वो विद्युत धारा के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। और अगर समानुपाती के साइन को उठाएंगे तो V = IR आएगा। और R है वो प्रतिरोध होता है। विद्युत धारा जो विद्युत क्षेत्र के अंदर जो विद्युत परिपथ के अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जो धारा का विरोध करता है और धारा के अंदर बाधा उत्पन्न करता है, वो प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो V, और ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जा जाएगा तो V/I, ये फॉर्मूला बन जाता है विद्युत धारा का जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। उसके बाद तो ओम का नियम क्या है, VR = V/I, R = V/I। और अगर हम R की बात करें कि R किस पे निर्भर करता है और क्या इसका नियम होता है, तो देखिए, तो R है वो लंबाई के समानुपाती होता है। देखिए R यहाँ से इसमें आपको स्पष्ट लिखा जा रहा है कि R जो है वो लंबाई के समानुपाती, यहाँ से देखिए R है वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर समानुपाती का साइन हटाएंगे तो R = ρ/A/L लग जाएगा। रो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, रो यहाँ पर क्या विशिष्ट प्रतिरोध है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो R है वो किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूले को देख लीजिए कि R = ρ/A, और रो क्या है, रो एक विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, इसको आपको गौर से देख लेना कि क्या है। देखिए, जो चालकता है वो हमेशा किसके व्युत्क्रम में होती है, प्रतिरोध की। अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो चालकता कम होगी, और अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो चालकता अधिक होगी। तो चालकता G से डिनोट करते हैं, वो किसके व्युत्क्रम में होती है, प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी प्रकार एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि विशिष्ट चालकता किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। जो सिग्मा है वो किससे के व्युत्क्रम में होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के। तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम में, और चालकता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम में। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। और ये ओम का नियम है, इसके अंदर R का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A। ठीक है, तो यहाँ से हमें कुछ वैल्यू देके हमें R की वैल्यू या रो की वैल्यू, L की वैल्यू, किसी की वैल्यू फाइंड करनी मिल सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं धारा घनत्व के फॉर्मूले की। तो धारा घनत्व क्या होता है, देखिए धारा घनत्व को J से डिनोट करते हैं। धारा घनत्व को J से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है I/A। क्षेत्रफल होता है, ये होता है एरिया यानी क्षेत्रफल होता है। और धारा, ये विद्युत किसी परिपथ की धारा होती है, किसी परिपथ में जो धारा बह रही होती है, और वो एक क्षेत्रफल के अंदर जो अपॉन क्षेत्रफल, तो धारा घनत्व फॉर्मूला होता है I/A। ठीक है, अब इसी प्रकार आगे दिया हुआ है कि धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता के अंदर क्या संबंध होता है। धारा घनत्व विशिष्ट चालकता के अंदर संबंध होता है J = σE। J = σE, ये संबंध होता है धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने विद्युत धारा रखते हुए आगे बात करते हैं विद्युत सेलों के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है विद्युत सेल। देखिए, विद्युत सेल के अंदर जो किसी परिपथ में सेल का उपयोग किया जाता है, तो सेल के अंदर दो प्रकार के विभव उत्पन्न होते हैं। एक का तो नाम है विद्युत वाहक बल, और दूसरे का नाम है टर्मिनल वोल्टता। देखिए, विद्युत वाहक बल होता है वो परिपथ जब ओपन होता है, खुला परिपथ होता है, उसके अंदर उत्पन्न होता है। और जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो एक बंद परिपथ के अंदर सेलों के सिरों के मध्य उत्पन्न होती है। ठीक है, तो देखिए, टर्मिनल वोल्टता होती है वो बंद परिपथ में सेलों के सिरों के ऊपर उत्पन्न होती है, और जो विद्युत वाहक बल है वो खुले परिपथ के अंदर उत्पन्न होता है। अब देखिए, किसी भी परिपथ के अंदर अगर जो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता का तो अंतर होता है, वही क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। जो स्मॉल r है, कैपिटल R तो प्रतिरोध कहलाता है, और स्मॉल r है इसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंट बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता का जो अंतर है वो ही अंतर क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता का अंतर आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। अब आंतरिक प्रतिरोध के अंदर अब ये देखिए आगे ये इंपॉर्टेंट है कि अगर V का मान, V किससे डिनोट करते हैं, टर्मिनल वोल्टता से। अगर टर्मिनल वोल्टता ज़्यादा है और विद्युत वाहक बल कम है, इसका मतलब सेल किस में, चार्जिंग में है। इसका मतलब सेल चार्ज हो रहा है। अगर किसी सेल के अंदर टर्मिनल वोल्टता ज़्यादा है, विद्युत वाहक बल ज़्यादा है और टर्मिनल वोल्टता कम है, इसका मतलब सेल डिस्चार्जिंग है, सेल परिपथ में लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि अगर V ज़्यादा है तो चार्जिंग पे है, और V कम है, अगर विद्युत वाहक बल E ज़्यादा है तो इसका मतलब वो चार्जिंग पे है। उसके बाद आता है कि सेल में प्रवाहित होने वाली धारा। अगर सेल में कितनी धारा बह रही है, अगर किसी सेल से किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा का मान क्या होगा, तो धारा का मान होता है E =
ई अपॉन आर प्लस आर। देखिए आई का जो मान होता है ना वो क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, वी अपॉन आर होता है, सिंपल सी बात है। तो वी यहाँ पर जो सेल के अंदर वी क्या होता है, वी होता है विद्युत वाहक बल, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ई से। तो वी का काम तो कर रहा है ई, उसके बाद नीचे होता है प्रतिरोध। अब परिपथ में तो प्रतिरोध आर अकेला होता है, पर सेल से अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध और परिपथ के अंदर जो उत्पन्न प्रतिरोध है वो दोनों का योग होगा, वो पूरा प्रतिरोध कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर सेल से अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो सारा का मान क्या हो जाएगा, ई अपॉन में ई प्लस स्मॉल आर किसे प्रतिरोध करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को, कैपिटल आर प्रतिरोध करते हैं से उस परिपथ के प्रतिरोध को। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आते हैं सेलों के बारे में। तो देखिए इंपॉर्टेंट है ना जो इतना ही है, और उसके बाद और भी बहुत कॉन्सेप्ट है कि चैप्टर को खींचने को तो आप 2-3 दिन का भी देख सकते हैं, पर हम रिवाइज कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में कि जैसे हमें चैप्टर का लगभग हमें 90% रिवाइज हो जाए। तो ये इसी प्रकार के इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो हम और भी इसके फॉर्मूला आ जाएगा, कॉन्सेप्ट इसके बारे में बात करेंगे। तो आगे चलते रहेंगे, सीरीज इसी प्रकार बढ़ाते रहेंगे। तो हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल कौन से होते हैं, जिनको आवेशित नहीं किया जा सकता, जिनको चार्ज वापस नहीं किया जा सकता, जैसे और विद्युत प्राथमिक सेल होते हैं उनका क्या कार्य होते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ये एक बार बदलते हैं, एक बार काम करते हैं, उसके बाद उसको यूज में नहीं ला सकते। एक बार आवेशित डिस्चार्ज होने के बाद उसको हम वापस रिचार्ज नहीं कर सकते। जिसका एक एग्जाम्पल है लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल। उसी प्रकार आता है द्वितीयक सेल। अब देखिए द्वितीयक सेल के अंदर क्या खास बात होती है, द्वितीयक सेल को आवेशित किया जा सकता है, और जिसमें आवेशित किया जा सकता है इसका मतलब इसको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और फिर इसको विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों काम करता है, दोनों साइड ये अनुत्क्रमणीय इसके अंदर सीरीज चलती है कि चार्ज भी हो सकता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है। इसके अंदर पहला शीशा संचयक सेल, उसके बाद शुष्क सेल। ठीक है, तो ये इसके दो उदाहरण हैं। अब आता है मानक सेल। देखिए मानक सेल क्या होता है, मानक सेल वो होता है जिसके अंदर विद्युत वाहक बल नियत रहता है, यानी जिसके अंदर विद्युत वाहक बल परिवर्तित नहीं होता है, वो मानक सेल कहलाता है। ठीक है ना, उस प्रकार की हम सेल का अगर एग्जांपल या उस प्रकार के सेल का उपयोग हम कौन से सेल का उपयोग करते हैं, इसको हम कैडमियम सेल का उपयोग करते हैं। यानी जहाँ पर मानक सेल की बात है तो हम वहाँ पर कैडमियम सेल का उपयोग करते हैं। और इसके अंदर खास बात क्या होती है, मानक सेल के अंदर विद्युत वाहक बल नियत रहता है और फॉर्मूला होता है विद्युत V = x/L, V/x/L होता है, ये दिया हुआ है V = x/L। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई सेल की बात। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं ताप प्रतिरोध गुणांक का। ताप प्रतिरोध गुणांक और जो प्रतिरोध के अंदर तो ताप उत्पन्न होता है उसका, तो ताप प्रतिरोध गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RT = R0 + R0 अल्फा × T। ठीक है, तो RT R प्लस और ताप है वो अल्फा हो गया, ताप प्रतिरोध गुणांक है, और T होता है टेम्परेचर, और प्रतिरोध है कि 0 डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक टेम्परेचर कितना हो गया। ठीक है, तो ये T तापांतर होता है, अल्फा ताप प्रतिरोध गुणांक है। यहाँ से ये फॉर्मूला होता है ताप प्रतिरोध गुणांक का कि RT = R0 + R0 अल्फा T। ठीक है, तो यहाँ पर T टेम्परेचर है, अल्फा ताप प्रतिरोध गुणांक है, R0 यानी 0 डिग्री पर जो रेडिएशन था, और ये प्रारंभिक प्रतिरोध है, और T टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कितना हो गया, T है, ताप प्रतिरोध गुणांक है। ठीक है, ताप प्रतिरोध गुणांक का ये फॉर्मूला है RT = R0। यहाँ से अगर हम जो ताप प्रतिरोध गुणांक का मान निकालेंगे तो यहाँ पर RT - R0 हो जाएगा, डिवाइड में R0 × T हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में हम चलते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन, जो किसी विद्युत धारा के अंदर प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार होता है। तो अगर हम प्रतिरोधों के अंदर का श्रेणी क्रम में संयोजन करते हैं तो उस फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। और ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम में क्या चीज़ समान रहती है, तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहती है। जैसे हमने पिछले चैप्टर के अंदर संधारित्र को श्रेणी क्रम में रखा था तो वहाँ पर आवेश समान रहता है और प्रतिरोध के अंदर तो धारा समान रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में वहाँ पर भी क्या समान था, विभव समान था, यहाँ पर भी विभव समान रहता है। समांतर क्रम में विभव समान रहता है, और फॉर्मूला क्या होता है 1/R + = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये होता है समांतर क्रम के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के अंदर हमने आंतरिक प्रतिरोध, अभी हमने पहले बात की थी कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो सेल के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किस वजह से उत्पन्न होता है और उसको किस पे ऊपर निर्भर करता है। देखिए R जो आंतरिक प्रतिरोध उसको हम I से स्मॉल r से डिनोट करते हैं, वो किस समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले C यानी सांद्रता, उस जिस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं उसकी सांद्रता पर डिनोट करता है, उसमें बहरी धारा पर जो निर्भर करता है, और उसमें इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी के ऊपर भी निर्भर करता है। यानी जो सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड की जो दूरी है बीच में दोनों सेलों के सिरों की जो दूरी है उस पर भी निर्भर करता है, और ये उस क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और T उस पर टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार जो R = R समानुपाती CID/AT क्या रहेगा, R किसके समानुपाती है, CID, C यानी सांद्रता, I यानी धारा, D यानी डिस्टेंस दोनों सिरों की, और E मतलब क्षेत्रफल, और T मतलब ताप। तो ये इतनी चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम इसको R कैसे फाइंड किया जाता है। तो प्रतिरोध निकालने का जो फॉर्मूला है आंतरिक प्रतिरोध का, तो होता है E - V। अब आपको E तो पहले से हमने अभी बात की थी पीछे, E होता है विद्युत वाहक बल और V होता है टर्मिनल वोल्ट था, तो उनका अंतर होता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है। और आंतरिक प्रतिरोध निकालने का जो किसी परिपथ के अंदर आंतरिक प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है E - V × R/V। E - V × R/V ये होता है आंतरिक प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वाइट
व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो किस प्रकार वर्क करता है, उसकी कार्यप्रणाली। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो हमने 12th के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ा हुआ है, पर मैं यहाँ पर उसकी जो मेन कार्यप्रणाली की बात करता हूँ कि जब किसी प्रतिरोध के अंदर 4 प्रतिरोध लगे होते हैं और उसमें से एक अज्ञात प्रतिरोध होता है, अज्ञात प्रतिरोध निकालने की जो अज्ञात प्रतिरोध निकालने 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, उनमें से एक अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर PQRS है, इसमें से आपको जो किसी इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो 3 की वैल्यू दी होगी, 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, उस बाद आते हैं मीटर सेतु। तो मीटर सेतु है, उसके अंदर हम तार जो लंबाई निकालने के लिए, लंबाई कि एक प्रतिरोध की लंबाई दी है उसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो मीटर सेतु S = R 100 - L अपॉन L होता है ये मीटर सेतु। इस पर जो न्यूमेरिकल आता है तो हमें डायरेक्ट सीधे वैल्यू दी होती है, हमें पुट करनी और आंसर निकालना होता है। मीटर सेतु का फॉर्मूला होता है, सेलों का संयोजन की बात करते हैं। सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में, अगर सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है तो हमें पता है कि क्या चीज़ समान रहती है, धारा समान रहती है। उसके बाद क्या होता है कि अगर एक विद्युत वाहक बल E1, विद्युत वाहक बल AB, A से लेकर B तक विद्युत वाहक बल E1 - TR1 और BC E2 - IR2, ये 2 प्रकार के विद्युत है, इनका संयोजन किया जाता है। तो A से लेकर C तक, ये A से लेकर B तक, ये B से लेकर C तक, अगर इनका संयोजन किया जाता है तो A से लेकर C तक की अगर बात की जाती है तो यहाँ से E, पहले इसको दोनों को ऐड किया जाता है, E - IR1 प्लस E2 - IR2 है, दोनों जोड़ेंगे तो E और E1 प्लस हो जाएंगे, माइनस IR1 होता है। तो इसमें धारा समान रहती है, तो धारा कॉमन है, दोनों को धारा हमने कॉमन ले लिया, तो E1 + E2 - I और R1 + R2 हो गया। ठीक है, तो ये तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम बात करते हैं सेलों के समांतर क्रम संयोजन की। देखिए सेलों के समांतर क्रम के अंदर संयोजन के अंदर क्या रहता है, अभी सेलों का अंदर समांतर क्रम संयोजन होता है, उसके अंदर क्या होता है, विभव समान होता है। ठीक है, तो विभव समान होता है, और विभव समान होने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला होता है E = विद्युत वाहक बल E1 - R2 प्लस E2 - R1 प्लस R2। इसमें जो पूरी प्रोसेस होती है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैंने फाइनल फॉर्मूला लिख दिया है। क्या होता है, समांतर क्रम निकालने में विभव समान होते हैं, तो फॉर्मूला होता है E - R2 प्लस E2 - R1 प्लस R2। ये होता है समांतर क्रम सेलों का संयोजन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक आता है, उसके बाद आता है कि विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता होती है विद्युत वाहक बल। प्रवणता निकालने का सिंपल फॉर्मूला में कि किसी चीज़ की प्रवणता निकालनी है तो उसको दूरी से डिवाइड किया जाता है, तो प्रवणता देती है। किसी चीज़ की प्रवणता निकालनी है तो अगर विभव की प्रवणता निकालनी है तो विभव को लंबाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये आगे प्रवणता को एक्स्ट्रा नोट करते हैं, तो E अपॉन यानी विभव विद्युत वाहक बल डिवाइड में L, तो ये होती है प्रवणता का फॉर्मूला। उसके बाद आता है विभव मापी के द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अगर विद्युत मापी के द्वारा किया गया 2 सेलों के अगर विद्युत वाहक बलों की तुलना की हो तो क्या फॉर्मूला होता है, E1 अपॉन RE2 = L1 अपॉन R2। ठीक है, E1 अपॉन E2 = R1, L1 यानी लंबाइयाँ, L1 प्लस L2, ये होता है विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो ये रही अपनी विद्युत धारा और सेलों के अंदर हमने बारे में बात की। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। आज की विद्युत धारा और प्रतिरोध के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स की बात की, तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करते हो तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज़्यादा आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करूँ और आपके सामने पेश करूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार अपना प्यार उसने बनाए रखें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके और लाइक करके मोटिवेट करते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बेहतरीन टॉपिक और कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।